है किसी में इतनी हिम्मत? सामने आओ। मैं हूँ, मैं हराऊंगा इसको। मेरे चैनल जीवाई स्टोरी टेल्स में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। बारिश बहुत तेज थी। बिजली की चमक में धवलपुर का पुराना पशु प्रशिक्षण केंद्र डरावना लग रहा था। लोहे का भारी गेट जोर से बंद हुआ और उसकी आवाज दूर तक गूंज गई। कीचड़ में पैरों के निशान थे, जैसे कोई भागने की कोशिश कर रहा हो लेकिन भाग नहीं पाया। हवा में घुटन थी, जैसे किसी की सांस वहीं अटक गई हो। अंधेरे में एक टूटी हुई आवाज गूंजी, मैंने कुछ गलत नहीं किया। और फिर सब चुप हो गया। 6 महीने पहले धवलपुर एक साधारण कस्बा था। न बहुत अमीर न बहुत गरीब, लेकिन डर यहां हमेशा लोगों से आगे चलता था। कस्बे के बीच बनी सरकारी पशु नियंत्रण इकाई बाहर से सामान्य लगती थी, मगर अंदर की कहानियां लोग फुसफुसाकर सुनाते थे। इसी वजह से लोग उसे डर के मारे पागल खाना कहते थे। इस जगह का सबसे बड़ा डर था एक विशाल काला सांड, कालू। वह बंधा नहीं रहता था, लेकिन आजाद भी नहीं था। उसकी आंखों में एक अजीब सी खामोशी रहती थी। वह बिना वजह हमला नहीं करता था, लेकिन जब बिगड़ता तो सामने वाला बच नहीं पाता। 3 लोग घायल हो चुके थे, 2 अस्पताल में थे। सब कहते थे यह सांड पागल है, लेकिन किसी ने यह नहीं पूछा कि वह ऐसा क्यों बना। इस केंद्र का प्रभारी था रवि सिंह। भारी आवाज, चौड़ी छाती और आंखों में घमंड। उसके लिए कालू सिर्फ जानवर नहीं, उसकी ताकत का सबूत था। वह गर्व से कहता था कि कालू को काबू में करना हर किसी के बस की बात नहीं। एक दिन खबर फैली कि जो भी कालू को काबू में कर देगा उसे 5 करोड़ मिलेंगे। लोग हैरान भी थे और लालची भी। पहलवान आए, ताकतवर आदमी आए, सबने कोशिश की। रस्सियां खींची, डंडे चले, जोर लगाया गया, लेकिन हर बार नतीजा एक ही रहा। जमीन पर गिरे इंसान और शांत खड़ा कालू। लोग ताने मारने लगे, ये जानवर नहीं, आफत है, इसे मार देना चाहिए। इसी कस्बे की एक टूटी झोपड़ी में सरस्वती देवी रहती थीं। शरीर कमजोर हो चला था, लेकिन आंखों में अनुभव भरा था। उनके साथ रहता था 14 साल का ईशान, दुबला पतला, शांत, बाकी बच्चों से अलग। वह कम बोलता था, लेकिन बहुत कुछ देखता और समझता था। लोग उसे अजीब कहते थे, पर सच यह था कि वह बिना आवाज के भी दर्द सुन लेता था। सरस्वती देवी अक्सर उससे कहती थीं कि उस जगह मत जाया कर, वहां से कोई ठीक नहीं लौटता। ईशान चुपचाप उनकी दवा बढ़ा देता। वह जानता था कि डर सिर्फ जानवरों में नहीं, इंसानों में ज्यादा होता है। जिस दिन फिर से कालू को काबू में करने की कोशिश हो रही थी, ईशान भी वहां था, पीछे खड़ा, खामोश। उसने देखा कैसे एक एक करके ताकतवर लोग हारते चले गए। उसने कालू की आंखों में देखा, वहां गुस्सा कम और थकान ज्यादा थी। और तभी उसके मुंह से निकल गया, मैं कोशिश कर सकता हूं। भीड़ हंस पड़ी। ये बच्चा, दिमाग खराब है क्या? रवि सिंह ने उसे बुलाया, तिरस्कार से पूछा, नाम और औकात। ईशान ने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा, औकात नहीं साहब, समझ जरूरी होती है। कुछ पल सन्नाटा रहा, फिर रवि हंसा और 1 महीना देने का ऐलान किया। सफल हुआ तो इनाम, नहीं तो यही कैद। ईशान ने बिना डर सिर हिला दिया। पहले दिन उसने कुछ नहीं किया, न रस्सी, न डंडा, न आवाज, बस बाड़े के बाहर बैठा रहा। घंटों। लोग बोले समय बर्बाद कर रहा है, लेकिन कालू पहली बार किसी इंसान को बिना डर और बिना गुस्से के देख रहा था। शाम ढली, रात हुई, बारिश शुरू हुई। ईशान भीगता रहा, लेकिन उठा नहीं। धीरे से बोला, मुझे पता है तू बुरा नहीं है, तू बस थक गया है। कालू ने हल्के से आंखें हिलाईं, जैसे कोई भूला हुआ एहसास जाग गया हो। दूर खड़ा रवि यह सब देख रहा था। उसके मन में एक ही बात थी, या तो यह बच्चा पागल है या फिर बहुत खतरनाक। ईशान को यह नहीं पता था कि यह सिर्फ एक जानवर की कहानी नहीं है। यह उस सोच के खिलाफ शुरुआत थी जो ताकत को इंसानियत से ऊपर रखती है। बारिश तेज होती गई। कालू खामोश खड़ा रहा और ईशान पहली बार समझ पाया, खामोशी भी जवाब देती है। बारिश उस रात थमी नहीं, लेकिन ईशान अपनी जगह से नहीं हिला। सुबह जब मजदूर आए तो उन्होंने देखा
वह अब भी वहीं बैठा था। कपड़े गीले थे, शरीर थका हुआ, लेकिन आंखों में अजीब सी स्थिरता थी। कालू बाड़े के अंदर सिर झुकाए खड़ा था, जैसे पहली बार किसी इंसान ने उसकी मौजूदगी को बिना चुनौती दिए स्वीकार किया हो। दूर खड़ा रवि सिंह यह सब देख रहा था। उसे यह अच्छा नहीं लगा। उसे डर था, सांड से नहीं बल्कि इस बात से कि अगर यह बच्चा सफल हो गया तो डर पर टिका उसका पूरा सिस्टम हिल जाएगा। यहां डर से काम चलता था और ईशान बिना डर के आया था। दूसरे दिन भी ईशान ने वही किया। कोई जोर नहीं, कोई आदेश नहीं, बस मौजूदगी। वह कालू से ऐसे बात करता जैसे मालिक नहीं, दोस्त हो। लोग तुझे पागल कहते हैं, वह धीरे से बोला। मुझे लगता है तू बस अकेला है। कालू की सांसें भारी थीं। उसकी आंखें अब ईशान से हटती नहीं थीं, जैसे वह सच में सुन रहा हो। तीसरे दिन रवि ने मजदूरों को आदेश दिया कि लड़के पर नजर रखी जाए। उसी शाम सरस्वती देवी उसे ढूंढते हुए केंद्र पहुंची। चाल कमजोर थी, चेहरे पर डर साफ था। बेटा, घर चल, ये जगह ठीक नहीं है। ईशान ने पहली बार उनकी आंखों में सीधे देखा। अगर मैं आज चला गया अम्मा, तो ये कभी ठीक नहीं होगा। कौन? कालू और शायद हम भी। सरस्वती देवी कुछ नहीं बोली, लेकिन समझ गईं कि यह लड़का अब सिर्फ उनका नहीं रहा। दिन बीतते गए। दूसरा हफ्ता शुरू हुआ। अब ईशान थोड़ा पास बैठने लगा, पहले दूरी पर, फिर धीरे धीरे पास। कालू कभी कभी गुर्राता, लेकिन हमला नहीं करता। बदलाव छोटा था मगर गहरा। मजदूर फुसफुसाने लगे, सांड बदल रहा है, या शायद बच्चा। रवि सिंह का गुस्सा बढ़ने लगा। एक दिन उसने साफ कहा, जानवर जानवर होता है, डर से ही काबू में रहता है। उसी दिन उसने कालू को फिर से लोहे की जंजीर पहनाने का आदेश दिया। ईशान ने पहली बार विरोध किया। नहीं, ऐसा मत कीजिए। जंजीर पड़ते ही कालू बुरी तरह बिगड़ गया। चीख, जमीन पर पैर, हवा में सींग। ईशान की आंखों में आंसू आ गए। उसे समझ आ गया, यह गुस्सा नहीं, पुराना दर्द लौट आया है। उस रात ईशान सो नहीं पाया। उसे अपना बचपन याद आया, डरा हुआ, चुप, हर आवाज से सहम जाने वाला। पिता की मार और लोगों के ताने। ये बच्चा अजीब है। अगली सुबह वह सीधे रवि के सामने खड़ा हुआ। अगर आप इसे ठीक करना चाहते हैं तो जंजीर हटाने दीजिए। रवि ने पूछा, और अगर भाग गया तो मैं जिम्मेदार। कुछ पल की खामोशी के बाद जंजीर हटा दी गई। कालू शांत खड़ा रहा, फिर धीरे धीरे ईशान के पास आया और पहली बार अपना माथा उसके हाथ से रगड़ा। वहां खड़े लोग सन्न रह गए। तीसरे हफ्ते ईशान ने उसे छोटे छोटे संकेत सिखाने शुरू किए। कोई चिल्लाहट नहीं, बस धैर्य और प्यार। कालू धीरे धीरे सीख रहा था, लेकिन खतरा भी बढ़ रहा था। एक रात ईशान ने मजदूरों को कहते सुना, अगर ये लड़का जीत गया तो सवाल उठेंगे, और सवाल यहां बर्दाश्त नहीं होते। उसी रात सरस्वती देवी की तबीयत बिगड़ गई। ईशान भागकर घर गया। दवा, पानी और आंसू, सब एक साथ। उन्होंने उसका हाथ पकड़ा। अगर तुझे कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? ईशान पहली बार रो पड़ा। अगर मैं डर गया अम्मा, तो सब ऐसे ही जीते रहेंगे। अगले दिन अफवाह फैल गई, कालू अब काबू में है। लोग देखने आने लगे। रवि ने ऐलान कर दिया कि 3 दिन बाद सबके सामने फैसला होगा। या तो लड़का सही साबित होगा, या सबको दिखेगा कि डर क्यों जरूरी है। ईशान ने कालू के पास बैठकर कहा, अब पीछे हटने का रास्ता नहीं है। कालू ने उसकी आंखों में देखा और पहली बार बिना किसी आदेश के उसके साथ चल पड़ा। यहीं से कहानी उस मोड़ पर पहुंच गई, जहां एक फैसला सिर्फ एक जानवर की नहीं, कई जिंदगियों की दिशा बदलने वाला था। तीसरा दिन आ गया था। पशु नियंत्रण केंद्र के बाहर सुबह से ही भीड़ जमा थी। ये कोई आम दिन नहीं था। आज सिर्फ एक सांड का भविष्य तय नहीं होना था, बल्कि यह भी कि डर जीतेगा या भरोसा। हवा में बेचैनी थी। लोग धीमी आवाज में बात कर रहे थे, जैसे जरा सी हलचल सब कुछ तोड़ देगी। कालू बाड़े के अंदर शांत खड़ा था। यह शांति डर से नहीं, भीतर से आई हुई थी। ईशान उसके पास बैठा था। उसका हाथ कालू की गर्दन पर था। दोनों की सांसें एक लय में चल रही थीं। कोई शब्द नहीं थे, लेकिन बहुत कुछ कहा जा चुका था। थोड़ी दूरी पर रवि सिंह खड़ा था। आज उसके चेहरे पर घमंड नहीं, असहजता थी। उसे डर लग रहा था कि अगर यह लड़का जीत गया तो सवाल उठेंगे।
और सवाल उसे सबसे ज्यादा डराते थे। भीड़ में फुसफुसाहट थी। कोई बोला, आज सच सामने आएगा। किसी ने कहा, अगर फिर बिगड़ गया तो। रवि ने तेज आवाज में ऐलान किया कि आज फैसला होगा, और अगर सांड जरा भी काबू से बाहर गया तो सब यहीं खत्म। ईशान उठकर खड़ा हुआ। उसकी टांगें हल्की कांप रही थीं, लेकिन वह रुका नहीं। उसने रस्सी उठाई जो डीली थी, बांधने के लिए नहीं, बस साथ चलने के लिए। वह आगे बढ़ा और कालू उसके साथ चल पड़ा। भीड़ अनजाने में पीछे हट गई। ईशान रुका, कालू भी रुक गया। ये छोटा सा पल पूरे मैदान पर भारी पड़ गया। रवि ने आदेश दिया कि सांड को घुमाया जाए। ईशान ने बस हल्का सा इशारा किया। कालू धीरे धीरे घूमने लगा, शांत, पूरी तरह नियंत्रित। तभी रवि ने अचानक एक मजदूर को इशारा किया। अगले ही पल लोहे की छड़ जमीन पर जोर से गिरी। वही आवाज जिसने कालू को बरसों तक डराया था। कालू का शरीर सख्त हो गया, सांस तेज हो गई, उसकी आंखों में पुराना डर लौट आया। भीड़ में चीखें उठीं। रवि चिल्लाया कि अब असली चेहरा दिखेगा। कालू पीछे हटा। उसकी मांसपेशियां तनी हुई थीं। किसी भी पल सब कुछ टूट सकता था। लेकिन ईशान उसके सामने खड़ा रहा, न भागा न चिल्लाया। कांपती आवाज में बस इतना कहा, मैं यहीं हूं। कालू ने उसकी आंखों में देखा। वहां न डर था न चाल, सिर्फ अपनापन। कुछ पल ऐसे बीते जैसे समय थम गया हो। फिर कालू रुक गया। उसकी सांसें धीरे होने लगीं। भीड़ ने राहत की सांस ली। रवि गुस्से में बोला कि खेल खत्म किया जाए और सांड को फिर बांधा जाए। मजदूर आगे बढ़े। ईशान पहली बार जोर से बोला। उसकी आवाज में दर्द था। उसने कहा कि अगर आज इसे फिर बांधा गया तो यह पूरी तरह टूट जाएगा। रवि ने कहा कि यह जगह उसकी है। ईशान की आंखों में आंसू थे, लेकिन आवाज मजबूत थी। उसने कहा कि यह जगह डर की है और डर किसी का नहीं होता। तभी सरस्वती देवी आगे आईं। कमजोर शरीर, लेकिन आवाज में सच्चाई। उन्होंने पूछा कि किसी ने कभी यह समझने की कोशिश क्यों नहीं की कि कालू ऐसा क्यों बना। उन्होंने कहा कि जानवर ही नहीं, इंसान भी जब मारा और बांधा जाता है तो ऐसा ही बनता है। रवि चुप हो गया। उसी पल कालू ने धीरे से ईशान का हाथ चाटा। भीड़ में पहले एक ताली बजी, फिर कई। पूरा मैदान गूंज उठा। लेकिन रवि ने आखिरी दांव खेला। उसने कहा कि अगर सांड इतना ही काबू में है तो उसे पूरी तरह आजाद छोड़ दिया जाए। रस्सी खोल दी गई। कालू आजाद था। कुछ पल के लिए सबकी सांसें थम गईं। वह दौड़ा, चीखें गूंजीं, लोग पीछे हटे। ईशान वहीं खड़ा रहा। कुछ कदम जाकर कालू रुका, फिर पीछे मुड़ा, ईशान की तरफ आया और उसके सामने बैठ गया। सन्नाटा छा गया। रवि की आंखों में कुछ टूट गया। उसने पूछा, ये कैसे? ईशान ने शांति से कहा, यह काबू में नहीं है, ये जुड़ा हुआ है। उस दिन कालू बेचा नहीं गया, उसे आजादी मिली। सरकारी कागजों में इसे पुनर्वास कहा गया। रवि सिंह का तबादला कर दिया गया। ईशान को 5 करोड़ नहीं मिले, उसे सम्मान मिला और खुद पर भरोसा मिला। कुछ महीनों बाद लोग कहने लगे कि उस केंद्र में अब चीखें नहीं गूंजती। धवलपुर में यह बात फैल गई कि ताकत से डर पैदा किया जा सकता है, लेकिन भरोसे से जिंदगी बदली जाती है। ईशान आज भी कालू के पास जाता है, बिना रस्सी, बिना डर, दोस्त की तरह। और जब लोग पूछते हैं कि उसने यह कैसे किया, तो वह बस इतना कहता है, उसने उसे बदला नहीं, उसने उसे समझा। यही इस कहानी का अंत है, एक याद दिलाने वाली सच्चाई। अगर इंसानियत जिंदा रहे तो सबसे जंगली डर भी हार जाता है।